हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं सर इंग्लिश हार्ड लगता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, पेपर भी बिल्कुल नजदीक है। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। आप भी 70 में 70 नंबर लाओगे अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश के हर टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही अच्छे से। हर टॉपिक को, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इंग्लिश में हमें अगर टॉपर बनना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है। 70 नंबर आप बिल्कुल करके आओगे। क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम में आप 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे, ठीक है। और इसमें हर एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आपके जो ग्रामर है, सारी चीजें इस वीडियो में है। मतलब आपकी पूरी इंग्लिश एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी, एक वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो आप लोगों के लिए पूरा रामबाण है, ठीक है। तो एक वीडियो में आपकी इंग्लिश खत्म करने के लिए हम आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ये आप लोगों की बहुत ही बड़ी क्लास है, महामैराथन क्लास है। और अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो ये आप लोग पेपर में आग लगा कर आओगे, एक भी नंबर नहीं छोड़कर आओगे। आग लगा दोगे पेपर में, एकदम से एक भी नंबर नहीं छोड़कर आओगे। 70 में 70 करके आओगे, 65 नंबर आपको एग्जामिनर देगा ही और आप लोग ऐसे 95% स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो इंग्लिश की ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंग्लिश के जितने भी आईएमपी यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियो को। इसके लिए लाया हूं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको जो बताऊंगा ना वो बिल्कुल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। और आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दूंगा जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेंशन बंद कर दो और आप लोग 20 में 20 नंबर लेकर आओगे इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि आज का ये वीडियो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस वीडियो से देखकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर सकें। तो देखो जो हमारा इंग्लिश का बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें हम लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके ग्रामर से हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला देखो लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। देखो माय डियर स्टूडेंट, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। अब आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा कि इसमें हमारा वर्ब क्या है, क्या वर्ब, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि हमारा वर्ब कौन सा है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि वर्ब कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपसे वर्ब जरूर पूछा जाता है। आपकी बोर्ड एग्जाम में रहेगा कि माय फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन और ऐसा लिखा रहेगा ब्रैकेट में वर्ब, कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो वर्ब को। ऑप्शन से ए है वर्किंग, या इज है, या हार्ड है, या फिर हमारा मैन है। देखो यहां आपके हार्ड और वर्किंग दो, ठीक है, आपके वर्ब टाइप के आए हैं, बट आपको ये नहीं लेना है क्योंकि यहां आपका एक अलग टाइप का है। ये जो हमारा इज है ना, ये वर्ब है, यहाँ इज, ध्यान रखना यहां क्या है, इज है जो हमारा एक वर्ब है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां हमारा इज क्या है, एक वर्ब है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो आपको ये वाला क्वेश्चन पहला वाला समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम। और इसमें आपको आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव करना है कि इसमें आपका एडजेक्टिव क्या है। देखो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो विशेषता बताता है, ठीक है, एडजेक्टिव। तो एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें जो गर्ल की विशेषता क्या बता रही है कि वो क्या है, इंटेलिजेंट है, मतलब बुद्धिमान है। जैसे लिखा हुआ है ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहां जो गर्ल की विशेषता वो क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ऐसे आपके जो विशेषता बताए वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ऐसे ही आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा जो उसकी विशेषता बताती है। तो यहाँ सॉल्व्ड है या प्रॉब्लम है या इंटेलिजेंट है या गर्ल है, तो सभी को पता है यहाँ जो इंटेलिजेंट है वो उसकी विशेषता बता रही है, एज आपका ये जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर पूछ रहा है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर।
ही इज सफर, ओ माई गॉड, यहाँ फ्रॉम देखो मैंने एग्जैक्ट बोल दिया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशन में आपको लिखना पड़ता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ऐसे मुझे याद था कि यहाँ आपका जो है फ्रॉम ही भरा जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शन भी है इन, एट, फ्रॉम, विथ, तो सभी को पता है कि यहाँ फ्रॉम भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ही इज सफरिंग और यहाँ जो डैश डैश है यहाँ फ्रॉम भर देना, फीवर। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि ही इज सफरिंग और फ्रॉम भरा जाएगा फीवर। ठीक है, चलो सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफिल्ड, यानी कि इसमें आपका गलत वर्ड कौन सा है। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंस तो आपका सही है तो हमें गलत बताना है, इनफैक्ट भी सही है, इम्पॉसिबल रियली सही है, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ IMPORTENT होता है कि IMPORTENT होता है, इंपॉर्टेंट का TANT होता है, तो यहाँ जो है ये हमारा गलत वर्ड है, मिसफिल्ड है, मिसस्पेल्ड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। यहां आपको क्या भरना है, आर्टिकल, आर्टिकल भरना है। चलो भर दो भाई, क्या ही दिक्कत है, आप लोगों को पता ही होगा। देखो यहां आपका डैश डैश है, फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। अब यहां आपको बताना है कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। आर्टिकल आपके कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं, एन होता है, एंड द होता है। तो अब आप लोग बता दो यहाँ कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आगे हम लोग क्या भरेंगे, ए भरेंगे, एन भरेंगे, द भरेंगे, या नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं। तो सबसे पहले इन महासे को तो उड़ा दो, क्योंकि हमें कोई ना कोई आर्टिकल भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग द भरेंगे, ठीक है, द भरेंगे, क्योंकि द फूड रहेगा, द फूड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देखो, एक्सरसाइज स्लेस है, फॉर स्लेस हेल्थ स्लेस गुड डूइंग इज। अब इसको आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज डूइंग, या हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो इसका क्या होगा सही, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। समझ में आया ना। तो क्वेश्चन नंबर आपको 6 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। लिखा हुआ है सीता और हर ब्रदर्स। क्या है, सीता और हर ब्रदर्स, यानी कि सीता एंड उनके जो भाई हैं, एक भाई नहीं ब्रदर्स कई सारे भाई हैं, ठीक है, टू बी ब्लेम्ड। तो यहां हम लोग इज भरेंगे और भरेंगे, हैज भरेंगे। देखो सबसे पहले सिंगुलर नंबर को काट दो, इज हमारा सिंगुलर है क्योंकि यहाँ सीता और उनके भाई हैं तो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। वाज भी हमारा सिंगुलर ही है, हैज भी हमारा सिंगुलर ही है, तो हम लोग प्लुरल में आर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, आर भरेंगे, क्या, ARER। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फिर डैश 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 फिर डेली फॉर ए ईयर नाउ। देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, मैं आपको जो बता रहा हूं, सबसे पहले ही एक्सरसाइज डेली फॉर ए ईयर नाउ, नहीं, एक्सरसाइज वाज भी नहीं, हैज भरा जाएगा। देखो हैव तो भर नहीं सकते क्योंकि हैज ही भरा जाएगा। देखो यहाँ फॉर लगा हुआ है ना, फॉर का मतलब होता है कि हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा वाज तो भरा नहीं जाएगा क्योंकि पास्ट है। और यहाँ हम लोग इसलिए हैज भरे हैं क्योंकि ही के साथ हैज लगेगा, नॉट हैव, क्योंकि हैज हमारा सिंगुलर है और ही भी हमारा सिंगुलर है, तो हम लोग हैज का ही प्रयोग करेंगे। तो आप लोग यहाँ भरना है हैज बीन एक्सरसाइजिंग, ठीक है, एक्सरसाइजिंग, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डूइंग फॉर ए ईयर, ठीक है। बहुत आसान है क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। 9 नंबर क्वेश्चन, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू द कॉस्ट। तो ये भी सभी को पता हो गया, यहाँ अंडरलाइन है तो इसमें आपको क्या, ये क्या है, अंडरलाइन जो है वो अंडरलाइन वाला हमारा है क्या, आपका एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। भाई देखो फ्लावर्स की विशेषता क्या बता रही है कि वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है। तो सभी को पता चल गया होगा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बता रही है कि जो फूल हैं वो बहुत सुंदर हैं।
तो ये हमारा हो गया 9 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को 9 के 9 क्वेश्चन आता होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। व्हाट लैंचो इनफैक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर, लैंचो को मतलब लेटर में कितने कितने मतलब रिप्लाई यानी कि उनको कितने पैसों की जरूरत थी। इनफैक्ट मतलब जरूरत। चलो सभी लोग बता दो। आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हैं। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखना है इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हमारा ये क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लो और आप लोग कमेंट करो कि कितना हमारा सही है। तो चलो हम लोग बताते हैं। ऑप्शन है 100 एंस, 100 पीसेस, 75 पीसेज या फिर हमारा 100 पैसे। तो कितने की जरूरत थी? 100 पीसेज की, नॉट पैसे, नॉट एंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। 11, हाउ वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, जो लैंचो का घर था वो कहाँ स्थित था। वेयर मतलब कहाँ स्थित था लैंचो का घर। चैप्टर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो उसमें सबसे पहला ही लाइन वो लिखा था, एट द बॉटम ऑफ या एट द टॉप ऑफ ला हिल या एट द टॉप ऑफ प्लेटो या फिर इन द सिटी। ना सिटी में स्थित था ना बॉटम में स्थित था, ये जो स्थित था वो एट द टॉप ऑफ ला हिल, वो जो हिल था वो उसके टॉप पर स्थित था इसका घर। वहां से अपने जो मकई के पके पके फसल को देख सकता था बहुत आसानी से, जो उसके फसल खेतों में लगे हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। द ऑथर एज एट द टाइम्स ऑफ द इनॉग्रेशन वाज, जो इनॉग्रेशन का समय था उस समय जो ऑथर की एज थी वो कितनी थी। इनॉग्रेशन के समय जो ऑथर की एज थी वो कितनी थी? 80 ईयर, 75 ईयर, 79 या 70 ईयर। तो भैया जो इनॉग्रेशन के समय था वो ऑथर की जो एज थी वो कितनी थी? तो वो जो थे वो 80 साल के थे। कितने? 80 ईयर यानी कि 80 साल के। तो जो ऑथर यहां आप लोग लिख सकते हो भैया वॉज 80 ईयर्स। ठीक है, बस हो गया। तो ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। व्हाट द सीगल वाज अफ्राइड वाज दैट, मतलब जो सीगल है वो क्यों डर रहा था उड़ने से। तो देखो, ही वुड नॉट ओपन हिज विंग्स, जो था वो अपने जो विंग्स था मतलब जो उसके पर था उसको नहीं खोल पाता था, नहीं खोल लेता था, बट क्या था ना कि ही हैड नो इंक्लिनेशन, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, जो उनके विंग्स थे, जो उनके पर थे वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि आप किसी भी चीज को करने में जब डरोगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब आप हिम्मत बांध के आगे चल दोगे ना तो सब सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो वो डर भी रहा था ऊपर से, तो उनके पर जो पंख थे ना वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वुड नॉट सपोर्ट हिम, तो इसलिए वो नहीं उड़ पा रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। एनी मदर्स यानी कि जो एनी की माता थी आल्सो हैड द हैबिट्स, उनकी क्या हैबिट्स थी? जो एनी की हैबिट्स थी उन्हीं उनके माता की भी हैबिट्स थी। तो अगर आपको एनी की हैबिट्स पता होगा तभी तो आप सही बताओगे। मेडिटेशन की हैबिट थी ना, सही है? बिल्कुल गलत, मेडिटेशन की हैबिट नहीं थी। ठीक है, बोर्डिंग की हैबिट नहीं थी, थिंकिंग की हैबिट नहीं थी, मतलब उनको टॉकिंग मच, बहुत ज्यादा बात करने की हैबिट थी, बहुत ज्यादा बात करने की। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपको जो क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं ना वो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 15, कुर्ग इज नोन विथ अदर नेम्स व्हिच इज, जो कुर्ग था उसको और किस नाम से जाना जाता, किस और दूसरे नाम से जाना जाता था वो आपको बताना है। कोडागू, कुर्दिश या कुर्गिस्तान या फिर ए पीस ऑफ हेवन। तो भैया जो कुर्ग था, कुर्ग उसको हम लोग नेक्स्ट नेम से जानते थे कोडागू, उसका जो दूसरा एक नाम था वो कोडागू था, तो कुर्ग को हम कोडागू नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलो मस्त है, समझ में आ रहा है ना। अगला, बल्ली क्लेप्ड हर हैंड विथ जॉय, बल्ली ने अपना हैंड यानी कि क्लेप्ड का मतलब ताली क्यों बजाई। सीइंग ए काउ रनिंग इन फ्रंट द बस, या फिर सीइंग द ट्री रसिंग, या द साउंड्स ऑफ हॉर्न, या फिर द कंडक्टर। तो बल्ली ने इसलिए ताली बजाई क्योंकि उसने देखा कि सीइंग ए काउ रनिंग फ्रॉम फ्रंट द बस, जो रनिंग यानी कि जो मतलब बस था उसके सामने से एक जो काउ है, यानी कि जो काउ का मतलब क्या है, जो गाय है वो दौड़ती हुई जा रही थी, तो इसलिए वो क्लैप्ड यानी कि तालियां बजाई। चलो बहुत सही, आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया और आप लोग मजे के साथ पढ़ाई कर रहे हो। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, जो क्लिनिक वाला डॉक्टर था वो ट्रिकी को क्या मतलब करने के लिए कहा। देखो,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए, या इंजेक्शन लगाने के लिए, नो फूड फॉर 2 डेज, या चॉकलेट्स। तो सभी को पता है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, आलसी हो गया था, तो उनको नो फूड्स फॉर 2 डेज यानी कि 2 दिन के लिए उनका खाना पीना बंद कर दो, ताकि वो जो है ना हल्का फुल्का उनका वेट कम हो और वो जो लेजीपन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यही कहा था कि नो फूड फॉर 2 डेज। तो ये भी आपको समझ में आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, हु वाज थीव्स इन द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी में जो थीव था, चोर था, वो कौन था? थीव्स स्टोरी जो आपका थीव्स स्टोरी चैप्टर है, इसमें जो चोर था वो कौन था? हरी सिंह या अनिल या मंगला पांडे या फिर सुरेश? तो भैया जो थीव्स स्टोरी में थीव्स था यानी कि चोर था, वो सभी को पता है। अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें जो हरी सिंह था वो चोर था, हरी सिंह। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, गिरफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर एज। तो गिरफिन ने क्या डिस्कवर्ड किया? ही हैड नो फेस, या ही वाज स्टिल स्लीपिंग, या ही ट्राइड टू रन अवे, या ही वाज फुल ड्रेस्ड एंड विजिबल। यानी कि वो ऐसे चीज के खोज किया जिससे आप पूरा विजिबल हो जाओ, अदृश्य हो जाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, गिरफिन वाज डिस्कवर्ड द स्टोर एज। तो चलो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल एल्डर डॉटर वाज। जो रामलाल थे उनकी जो एल्डर डॉटर कौन थी? राधा थी, सुलेखा थी, श्वेता थी, या फिर हमारा कमला थी। तो रामलाल की जो एल्डर डॉटर थी वो सभी को पता होगा कौन थी? रामलाल एल्डर डॉटर वाज राधा थी। ठीक है, तो आज मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए ना। 20 ऑब्जेक्टिव, देखो मैं आपको एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें आपको 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा ना जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, ये 20 पढ़ लो। आई होप कि आपका 10-12 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आ ही जाए सके। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है व्हाई वाज लैंचो। व्हाई वाज लैंचो सैड। जो लैंचो था वो सैड क्यों था? एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। और उसकी जो आखिरी जो आशा थी वो क्या थी? ओनली वन होप यानी कि एक आशा जिस पर उसको बहुत ज्यादा विश्वास था, वो क्या था? सभी को पता होगा। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, इसके मीनिंग्स को पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि लैंचो क्यों सैड था और उसकी ओनली होप क्या थी, जो उसकी आशा थी वो क्या थी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स। जो रैन था ना, मतलब लैंचो की फील्ड थी, एक खेत था जिसमें पके हुए मकई के फसल लगे हुए थे, लेकिन वो जो था ना उसको एक बौछार की आवश्यकता थी, मतलब बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन हल्की बारिश की, बहुत कम, जैसे बौछार होता है ना उस टाइप से। लेकिन पहले तो बौछार हो रहा था बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा उसको महसूस हो रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स। जो रैन है, जो बारिश है, वो हैवी, भारी भारी हेलस्टोन्स, पत्थरों के साथ गिरने लगी। हैड र्यून्ड लैंचोज फील्ड, और उसकी जो है ना ओला गिरने लगा, जिसे ओला कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि उसका फील्ड जो है लैंचोज फील्ड का मतलब होता है कि लैंचो का फसल, लैंचो की खेत, वो र्यून्ड मतलब बर्बाद हो गया। ऑफ राइफ कॉर्न मतलब उनके जो पके हुए मकई के फसल लगे हुए थे वो पूरा तरह से खराब हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, सो ही वॉज वेरी सैड, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी था। एंड हिज ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी जो ओनली एक आशा थी वो थे भगवान, यानी कि भगवान से मदद। ठीक है, यानी कि उनकी हेल्प कर सकते हैं गॉड। उनको इतना ज्यादा भगवान में विश्वास था कि अगर हम कहेंगे तो भगवान मना नहीं करेंगे। तो बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स हैड र्यून्ड लैंचोज फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, सो ही वाज सैड और हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। बहुत आसान है, और अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। दूसरा, व्हाई वाज लैंचोज एंग्री। जो लैंचो था वो गुस्सा क्यों हुआ? लैंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्यों? व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उन्होंने लेटर को रिसीव्ड किया, जब लेटर उसे मिला तो लैंचो बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ? ठीक है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो लैंचो है उसकी जो हेल्प कोई भगवान ने नहीं किया था। भगवान तो हेल्प करेंगे नहीं, उनको पैसे देंगे नहीं। ठीक है, जो वहां के कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज थे, जो पोस्ट ऑफिस के और पोस्टमैन, उन्होंने उनकी सहायता की थी। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि द लैंचोज रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। ठीक है, एंड व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस,
लेंचो वाज सिंगल माइंडेड, लेंचो बहुत ही, जैसे एक किसान था तो उसके पास बहुत ज्यादा माइंड नहीं था, एंड हिज इमेंट फैथ इन गॉड, और उनको बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास था, हिम कि उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास था, थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम, और उनको लगता था कि भगवान हमें देंगे द 100 पीसेज, मतलब 100 पीसेज उनको जरूरत थी। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, उन्होंने जो भगवान से इतना कहा था कि हमें 100% की जरूरत है। ऑन सीइंग, तो वो पॉकेट आया, जो लेंचो के पास आया था ना पोस्ट ऑफिस का मैन एम्प्लॉयज, और उसमें जो पॉकेट में जो पैसे थे वो कितने थे, ऑन सीइंग दैट, जब उन्होंने उसको देखा, ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पीसेज, और उसको क्या हुआ, केवल 70 पीसेज मिले, 70 पीसेज, क्योंकि वहां के एम्प्लॉयज और वहां के जो पोस्टमैन थे, पोस्ट मास्टर थे, वो उतना ही इकट्ठा कर पाए थे, कितना, 70 पीसेज, लेकिन जरूरत थी इन्हें 100 पीसेज की, तो इन्हें 70 ही पीसेज मिला। ही थॉट दैट, और ये सोचने लगे जो लेंचो था, दैट द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, उन्होंने जो हमारे 70 पीसेज मिला, मुझे मिला है 30 पीसेज हमारे चुरा लिए हैं, स्टोलन मतलब चुरा लेना, ठीक है। और दिस मेड लेंचो हैंग्री, इस पर जो है लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। तो काफी आसान है और आप लोग बहुत आसानी तरीके से लिख भी सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहला कि मतलब व्हाई वाज लेंचो सैड एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, लेंचो गुस्सा क्यों, बहुत ज्यादा नाराज क्यों था, मतलब सॉरी सैड यानी कि दुखी क्यों था, और उसकी एक आशा क्या थी, और दूसरा कि लेंचो को जब पत्र यानी कि जो लेटर है वो रिसीव हुआ तो वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर से, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, जो पोस्टमैन है वो तेजी से क्यों हंसने लगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्टली, तो द पोस्टमैन वेंट हिज बॉस, जो पोस्टमैन है वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, बहुत तेजी से हंसते हुए, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, मतलब उनको ऐसा पत्र पहली बार मिला है जो सीधा भगवान को ही पत्र लिखा गया हो, मतलब सीधा भगवान से ही हेल्प मांग लिया गया हो। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था, तो वो जब पोस्टमैन ने देखा तो वो बहुत तेजी से हंसने लगा, क्योंकि अपनी कैरियर में, अपने पूरे लाइफ में पहली बार ऐसा पत्र देखा गया है। ठीक है, सभी लोग पत्र लिखते हैं, कोई अपने अंकल को बर्थडे विश करेंगे, कोई कहीं, लेकिन ऐसा पत्र उन्होंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत ही तेजी से हंसने लगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आज मैं करा रहा हूं, अगर इंग्लिश में भैया 65 लाना है, यानी कि हमें 70 में 65 लाना है, तो तैयार कर लो जो क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोगों के लिए ही ये सारे क्वेश्चंस लाया जा रहा है, आप लोग इन सारे को तैयार करो मस्त से और एंजॉय करो। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो, क्योंकि आपके पास समय कम है और आप लोग जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। ठीक है, जितना हो सके उतना, क्योंकि अब समय है कुछ कर दिखाने का, वरना समय तो बहुत सारा आपने निकाल दिया। व्हाट ट्विंस ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कहने का मतलब है कि जो मंडेला था, ठीक है, मंडेला ने किन 2 दायित्वों का मेंशन यानी कि उल्लेख किया है, मंडेला ने किन 2 दायित्वों का उल्लेख किया। तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन, जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, हिज ट्विंस ऑब्लिगेशन, उनके दो मतलब ट्विंस होते हैं, 2 ऑब्लिगेशन, ट्विंस मतलब 2 ऑब्लिगेशन उत्तरदायित्व या दायित्व होता है। वन हिज टुवर्ड हिज फैमिली, पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पहला क्या है कि वो अपने फैमिली के प्रति, अपने फैमिली से प्यार करें, अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, वाइफ से एंड अपने बच्चों से, ये पहला दायित्व होता है। एंड अनदर ऑब्लिगेशन, जो दूसरा दायित्व होता है वो टू पीपुल हिज कम्युनिकेशन एंड कंट्री, और दूसरा जो होता है वो अपनी कंट्री, जो अपने देश हैं उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्यार करें, उसके लिए कुछ भी कर सकें। ठीक है, अपनी कम्युनिटी से, जो अपनी कंट्री की कम्युनिटी है, ठीक है, उससे प्यार करें। तो ये 2 ऑब्लिगेशन होता है प्रत्येक व्यक्ति का। ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली को ही केवल प्यार करते हो, अपने फैमिली देश चाहे जहां चली जाए, ठीक है, ऐसा नहीं, दोनों दो होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक क्वेश्चन इसीलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन बिगिनिंग्स ऑफ ओपनिंग हिज ओथ टॉकिंग स्पीच। कहने का क्या मतलब है कि जो नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ भाषण के आरंभ में क्या वादे किए। ठीक है, जो शपथ का मतलब शपथ लेना ना, शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए नेल्सन मंडेला ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। मंडेला ने सबको थैंक्स कहा, ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे एंड गेस्ट थे, जो अंतरराष्ट्रीय लीडर्स और गेस्ट थे, एज ही कॉल्स इट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस, मतलब इस न्याय के लिए, इस जीत के लिए। ठीक है, एंड ही प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर, और हमारी जो देश है ना वो अब दोबारा गुलाम नहीं होगा किसी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ये हमारा था माय डियर स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से ही समझना है बोर्ड एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं। देखो लिखा है, हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब जो युवा सीगल के परिवार थे उनकी पहली उड़ान पर कैसे जश्न मनाया। जैसे बहुत ज़्यादा जो युवा यानी कि सीगल था, यंग सीगल बहुत ज़्यादा डर रहा था उड़ने से, तो जब उन्होंने पहली उड़ान करी तो उनके जो फैमिली वाले थे उन्होंने कैसे जश्न मनाया। ठीक है, जैसे आप कोई नौकरी पाते हो वैसे भाई ये एक पक्षी है, इनके लिए उड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जश्न मनाए कैसे। द यंग सीगल वॉज अफ्राइड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो बहुत ज्यादा डर रहा था टू फ्लाई यानी कि उड़ने से। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई यानी कि जो उड़ने से डर रहा था। व्हेन द इनकरेजमेंट एंड कोचिंग डिड नॉट वर्क बट व्हेन हिज द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब इन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान करी तो ही एज वेल एज फैमिली वॉज हैप्पी, वो खुश था, उसकी फैमिली पूरी खुश थी, और उनको रियलाइज्ड एंड प्राउड, और उनको प्राउड हो रहा था, गर्व हो रहा था ऑफ हिम, उनके ऊपर, एंड टू हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ऐसे उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है, पहली उड़ान जो है उनकी ऐसे कंप्लीट हुई और ऐसे जश्न मनाए, पूरा परिवार खुश था, जो यंग सीगल था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, तो चलो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the pilot see near his plane and what was so peculiar about that? कहने का मतलब है तो चालक ने अपनी विमान के नजदीक क्या देखा और उसमें इतना मतलब असामान्य क्या था, मतलब इतना ज्यादा जो असामान्य क्या था, इतना ज्यादा विशेष क्या था। देखो, द पायलट सा ये ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नियर हिज प्लेन, उन्होंने एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा, अपनी ब्लैक एरोप्लेन को देखा अपनी एरोप्लेन के पास उड़ता हुआ इन स्ट्रोम, यानी कि स्ट्रोम का मतलब क्या है, आंधियों में। ठीक है, ही सा द पायलट इन वेविंग एंड हेल्पिंग हिम, तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें जो पायलट है वो हमसे हेल्प मांग रहा है। ठीक है, एंड द पेकुलर थिंग्स अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन वाज दैट इट हैड नॉट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स एंड इट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ठीक है, नोवेयर तो नो हेयर, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि उसकी लाइट जो थी वो शायद खराब थी, इसलिए वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, और ऐसे उन्होंने एक विशेष चीज देखा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब बताया जा रहा है और बहुत आसान भी है। ठीक है, अगर आप लोग एक बार चैप्टर को पढ़े होंगे तो आसान लग रहा होगा, वरना हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी, जो मिस्टर किसिंग थे वो एनॉयड मतलब गुस्सा क्यों हुए एनी पर, एंड व्हाट डिड ही आस्क्ड टू हिम, और उन्होंने उनको क्या दिया करने के लिए। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग जब क्लास में बैठते हो, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट होती हैं, बुद्धिमान होती हैं, ठीक है, पढ़ने में तेज होती हैं, बट उनकी बात करने की आदत होती है।
ठीक है। तो वैसे ही मिस्टर किसिंग जो है इसीलिए गुस्सा थे क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा क्लासरूम में बात करती थी, और कहीं ना कहीं टीचर को गुस्सा आता ही है जब कोई क्लास में बात करे और हम पढ़ा रहे हों और कोई बात करे तो गुस्सा आता ही है, ठीक है। तो मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ एनी, मतलब मिस्टर किसिंग जो थे वो एनी से गुस्सा हुए बिकॉज क्योंकि शी टॉक वेरी मच इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बात करती थी, ठीक है, इसलिए गुस्सा हुए और उनको एक काम दिया गया, ही अरेंज्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया किस पर, आस्किंग हर टू राइट ए एस्से ऑन द सब्जेक्ट, उनको एक सब्जेक्ट जो कि है चैटर बॉक्स, यानी कि बात करने, चैटर बॉक्स का मतलब जो बातूनी लोग होते हैं उस पर आपको एक निबंध लिखना है, एक एस्से लिखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भाई लिख देंगे क्योंकि अब इनके लिए तो ये आसान है, क्योंकि बहुत आसान है क्योंकि ये तो इनकी कला है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो मेन मतलब कुर्ग का मेन जो है क्रॉप वो क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुर्ग है, कुर्ग का मुख्य फसल कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी, कॉफी बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। आफ्टर मानसून्स द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्वाइटिंग कॉफी विथ कॉफी, ठीक है, ध्यान से समझना, कॉफी विथ कॉफी है फिर कॉफी है, हाँ, कॉफी विथ कॉफी स्टॉल्स एंड बैंगुलर्स ट्रक्स एंड अंडर ट्रीज कैनपीज, ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के है ना। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आसान है, कुछ नहीं है। देखो अगला, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी कि जब उसके पास समय रहता था बल्ली के पास तो उसका जो फेवरेट का मतलब क्या है, बल्ली का जो पसंदीदा समय बिताने का तरीका क्या था, कौन सी जगह ऐसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे, जो डोर होता है ना दरवाजा, उसके फ्रंट पर, हर हाउस अपने घर पर, एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और जो आउटसाइड में देखने का मजा ही कुछ हो रहा है, जब दरवाजे के यहाँ खड़े हो देखो क्या हो रहा है बाहर की ओर, तो वो सभी का लगभग फेवरेट ही होता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट डिड वल्ली टू आफ्टर शी गोट इनटू द बस, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस में चढ़ने के बाद बल्ली ने क्या मतलब किया, ठीक है, बल्ली ने क्या किया या क्या देखा, इन सब चीज़ों को बताना है। देखो सी गोट इनटू द बस, ठीक है, बल्ली का मतलब सी क्योंकि लड़की है, बस सी लुक्ड एट एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ों को देखा, एवरीथिंग्स वेरी थॉटली, बहुत थॉटली यानी कि सोच समझ कर सोचती थी, कोई चीज़ देखो सोचती थी। एंड व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, ठीक है, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट्स ऑफ द विंडोज, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सॉल्ट में, क्योंकि सॉल्ट में आप लोगों के लिए इतना बहुत है, ठीक है, बहुत है, क्योंकि बहुत है ना। तो वो लिखा हुआ है कि वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सर्मन, कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पढ़ाया था, ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पढ़ाया था। तो ए पॉपुलर सब्जेक्ट इन, ठीक है, medieval Buddhist art is the Buddha preaching his first sermon in a deer forest at Sarnath north of Bodh Gaya where he had experienced an enlightenment some weeks prior, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे शॉर्ट्स क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, तो सर लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दो जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, देखो बुक लेकर बैठो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। पहला कि हु वाज लैंचो, जो लैंचो था, हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था, सभी को पता है,
व्हाई डिड ही राइट से लेटर, उन्होंने एक पत्र क्यों लिखा टू गॉड, भगवान को, एंड हु रिसीव्ड द लेटर, और वो रिसीव किसको हुआ, एंड व्हाट डिड हु डू, और उसके बाद क्या हुआ। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंचो, लैंचो का चरित्र चित्रण बताना है। ओके, समझ में आया ना, आसान है, अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आसान लगेगा, वरना आप लोगों को हार्ड भी लग सकता है, तो हार्ड तो नहीं है, अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसमें आप लोगों को हार्ड कुछ नहीं लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन कि हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थी, सभी को पता है, हु वाज नेल्सन मंडेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट आइडियाज डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनिग्रेशन स्पीच, कहने का मतलब कि नेल्सन मंडेला जो थी वो कौन थे और उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे थे, क्या उपाय रखे थे, ठीक है। अगला डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आपको डिस्क्राइब करना है जो यंग सीगल था उन्होंने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एनी नीड ए गिव ए ब्रीथ स्केच अबाउट हर फैमिली, मतलब जो एनी थी उन्हें अपनी जो डायरी में अपने फैमिली के बारे में क्यों डिस्क्राइब करना पड़ा। डेज सी ट्रीट किटी एज ए इनसाइडर और आउटसाइडर, इनकी जो एक डायरी थी किटी वो उनको इनसाइडर मानती थी या आउटसाइडर, अंदरूनी या बाहुरी। गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, आपको एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस जितना बता रहे हैं वो तैयार करो, बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े होंगे क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बल्ली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी, मतलब क्या एक्सपीरियंस किया फर्स्ट जर्नी में, बल्ली ने अपने फर्स्ट जर्नी में, पहली यात्रा में, तो ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल्स बल्लीज मैडम, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, तो बस कंडक्टर ने बल्ली को मैडम कहकर क्यों बुलाया, आपको एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लो। गिव ये कैरेक्टर्स के साथ लुमोव, ठीक है, तो इसका भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार कर लेना। मैंने मेंटल आइडिया पढ़ा दीजिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ना, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं 101% गारंटी लेता हूं कि आप सेंट्रल आइडिया लिख कर आओगे और फुल में फुल मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। हम लोग पूरे बुक में आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं क्लास 10 इंग्लिश का, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं बहुत ही अच्छे से, और आप लोग ये सारा सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपको ये सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगा, और आप लोग वहां ऐसे ही लिख कर आना जैसा मैं बताऊंगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपर्स जो होते हैं ना सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलत तरीके से लिख देते हैं जिससे उनका नंबर कम हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी सेंट्रल आइडिया तैयार कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है स्टूडेंट। ये जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला वाला वो डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि ये क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखने को मिलता है डस्ट ऑफ स्नो। आपको इसकी कहानी तो पता ही होगा डस्ट ऑफ स्नो का, और अगर आपको कहानी पता है ना तो आप सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में फिर बचता ही कुछ नहीं है जो आपको याद करना पड़े। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय बिंदु, कि आपको जो चैप्टर है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, बस हो गया सेंट्रल आइडिया। जैसे इसमें क्या है कि एक कवि जो है, जो पोएट है, वो क्या है कि उसका मूड जो था वो अपसेट था, मतलब जो माइंड था वो खराब था, दिमाग। तो फिर वो क्या हुआ कि ऐसे रास्ते से जा रहा था, तो एक वृक्ष था, धतूरे का वृक्ष, जिस पर एक कौवा बैठा हुआ था, क्रो, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जब उस वृक्ष को उसके डंठल जो है तने को हिलाता है, तो वृक्ष से
कुछ डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण जो है कवि के ऊपर गिरता है और इससे कवि जो उदास था ना वो प्रसन्न हो गया, चीयरफुल हो गया, और वो जो उसका समय बचता है दिन में ना, जो उसका दिन का कुछ भाग बचता है उसको प्रसन्नता के साथ बिताता है। बस पूरी कहानी का यही सारांश है पूरे चैप्टर का। अब सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है आ जाओ मैं आपको एक एक स्टेप को समझाता हूं। सबसे पहले आप सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालना, फिर लिखना द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो है कंपोज्ड मतलब रचा गया है, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख देना कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये मेन पॉइंट है और ये ध्यान रखना कि इसको आप लोग ब्लैक से लिखना ताकि ये जो है ना चैप्टर का नाम और इसका जो पोएट है वो बिल्कुल हाईलाइट रहे और आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिले। अब हम लोग समझेंगे कहना क्या चाहता है जो कवि है सेंट्रल आइडिया में। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट वांट्स टू कॉन्वे, जो पोएट है वांट टू कॉन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ एक्शंस व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। अब यहां कहने का क्या मतलब है कि द पोएट वांट्स टू कॉन्वे यानी कि जो कवि है, कॉन्वे का मतलब बताना, ठीक है, तो जो कवि है वो बताना चाहता है क्या? दैट्स समटाइम्स यानी कि कुछ समय, सर्टेन मतलब निश्चित समय या फिर निश्चित मूवमेंट्स ऑफ एक्शंस, ठीक है, व्हिच आर सिंपल जो दिखते तो सिंपल हैं एंड लार्जर सिग्निफिकेंस लेकिन उनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। लार्जर का मतलब बहुत ही बड़ा या लंबा महत्व होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं अपने लैंग्वेज में। तो दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन। जो किसी व्यक्ति का मूड यानी कि जो मूड है उसको चेंज कर सकता है या फिर उसके किसी व्यक्ति का लाइफ भी चेंज कर सकता है, पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो आपको अंदर से मोटिवेट कर देते हैं और आप अपने काम में लग जाते हो और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही इतना आपको लिखना है। फिर चैप्टर में थोड़ा सा लिखना है, चैप्टर से द वे एकरो यानी कि द वे एकरो सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। ठीक है, तो जब एक कौवा जो है वो वृक्ष पर बैठा था तो वो जब उस वृक्ष को हिलाता है ना, धतूरे के वृक्ष को, तो क्या हुआ कि जो पोएट के ऊपर क्या बर्फ के छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरते हैं। ठीक है, तो इंस्पायर, तो वो क्या होता है? इंस्पायर होता है, प्रभावित होता है। एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेस्ड थॉट, और उसका जो डिप्रेस्ड थॉट था, जो उदासफुल थॉट था, उदासफुल जो उसकी जीवन थी ना, मतलब कुछ देर के लिए जो उसका उदासफुल पूरा समय था ना, वो क्या हुआ? ऑफ हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, उसका क्या हुआ? चेंज हो गया आइडियाज। एंड बीकम चीयरफुल एंड सो समथिंग यूजफुल, और उनका जो है कुछ प्रसन्न, और जो समय बचा वो प्रसन्नता में भी था और यूजफुल रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कौवा होता है वो क्या होता है, मतलब शुभ नहीं होता, बट यहां देखो उनके पूरे दिन को बदल दिया क्योंकि उनके जब बर्फ के छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरे। ठीक है, तो ये कवि का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो का। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे से मैंने बताया क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं और आप लोगों को ऐसे ही समझ में आता भी है। ठीक है, और आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर आप कहोगे सर इसमें बहुत हार्ड है, तो क्या हार्ड है ये आप लोग जरूर बताना, बट मैंने आपको एक एक मीनिंग्स भी बता दिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा नंबर सेंट्रल आइडिया देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। दूसरा जो हमारा सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस, चैप्टर नंबर 2। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ना, आज की इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि आप लोगों को ये सारा याद है ना, तो मैं कहता हूं कि सेंट्रल आइडिया आपका बिल्कुल फिक्स है। बिल्कुल का मतलब जिसे कहते हैं 110% आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन जितना सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं वो आप तैयार कर लेना, और जिस लैंग्वेज में बता रहा हूं उस लैंग्वेज में तैयार करो, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो देखो, फायर एंड आइस के भी जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रोस्ट ही हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो डोंट वरी, आपके दोनों चैप्टर के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रोस्ट ही हैं, चाहे आपका डस्ट ऑफ स्नो हो चाहे आपका फायर एंड आइस हो, तो दोनों चैप्टर के सेम ही राइटर हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको टेंशन की बात नहीं है कि हमें राइटर का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले ही पता हो गया। अगर आपने एक का याद किया तो आपका दोनों तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय बिंदु क्या है इसका। द पोयम फायर एंड आइस, द पोयम जो है फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कंपोज्ड किया गया है, मतलब लिखा गया है। ठीक है, समझ में आया? देखो,
आप लोग 2 लाइन तो केवल आप, अगर आपको नहीं आता सेंट्रल आइडिया तो 2 लाइन तो आप यही लिख सकते हो कि भाई इसके राइटर कौन है और पार्ट का नाम क्या है। फिर आप जो है चैप्टर के बारे में लिख दो, भाई फायर एंड आइस के बारे में ही बताया गया होगा इस चैप्टर में, तो आपको नहीं आता फिर भी लिखो, खाली मत छोड़कर आना। खाली छोड़कर आओगे भाई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो 100% आपको नंबर भर भर के मिलेगा, ठीक है। द पोएट्स इक्वेट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटर्ड। कहने का मतलब है जो पोएट है वो इक्वेट्स मतलब इक्वल बताता है किसके, फायर, जो फायर है विथ डिजायर। फायर जो है वो डिजायर है, मतलब फायर की तुलना डिजायर से की है, इच्छा से। डिजायर की मतलब क्या होता है, इच्छा। एंड आइस की तुलना हेटर्ड से की है। हेटर्ड का मतलब होता है घृणा, हेट का मतलब क्या होता है, घृणा। तो मतलब फायर की तुलना डिजायर से की है और आइस की तुलना हेट से की है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग, ये जो है दोनों एक साथ बड़ी तेजी से विथ यूनिमस स्पीड, यानी कि इसका मतलब होता है तीव्रता से, ठीक है। तो बड़ी तीव्रता से ग्रोइंग कर रही है। जो हमारा डिजायर है और घृणा है, इच्छा, लोगों की इच्छाएं इतना है ना कि पहले तो इच्छा होता है कि हमें काश 1 लाख रुपए मिल जाते तो मजा आ जाता, और जब 1 लाख मिल जाता है तो उनकी इच्छा इतनी बढ़ जाती है काश 1 करोड़ मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ऐसे ऐसे इतनी इच्छाएं बढ़ रही है ना कि ये आपकी जो इच्छाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये हेट जो है, घृणा भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितनी आप आगे जाओगे उतने लोगों से बहुत सारे लोग घृणा करते हैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहो, ठीक है, जुड़े रहो जमीन से, क्योंकि यहीं से आपको सब कुछ मिलता है। तो स्पीड, वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हमने इसको चेक नहीं किया तो द वर्ल्ड विल पेरिस, तो जो वर्ल्ड है ना वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि घृणा ऐसी चीज है जो एक दूसरे को लड़ा भिड़ा के मार देती है। एंड जो डिजायर है, इच्छा भी बहुत ही बेकार चीज होती है। जितने में हो, जितना आपके पास है उतने में खुश रहो, वरना जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी ज्यादा कठिनाई बढ़ेंगी, ठीक है, और उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको झेलना पड़ेगा। बस तो ये क्या होगा, इन दोनों की वजह से वर्ल्ड जो है वो पेरिश यानी कि नष्ट हो जाएगा। सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर, इसलिए हमारी अपनी जो इच्छाएं हैं उसको रिटेन का मतलब नियंत्रित करो, सीमित रखो, ठीक है। एंड लव आवर फेलो बीइंग्स, अपने आसपास के लोगों से प्यार करो, प्यार के साथ रहो, स्नेह के साथ रहो, घृणा मत करो, ठीक है। और अपनी डिजायर को सीमित रखो, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मत बढ़ने दो, क्योंकि इच्छा ऐसी चीज है कि बढ़ती जाएगी जितना आप सोचोगे। अपनी नियंत्रित करो अपनी इच्छाओं को। तो ये हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया, और मैंने आपको इतनी आसान तरीके से बताया ना कि शायद आप पूरे यूट्यूब पर इतना आसान नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें मैंने इतने में ही आपको पूरे चैप्टर का लैंग्वेज समझा दिया। अब आप लोगों के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपको लिखना एक ही है, लेकिन ये तीनों आएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, 3 के तीनों बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लिखना कोई एक ही है, लिखना कोई, आप चाहे डस्ट ऑफ स्नो लिखो, चाहे फायर एंड आइस लिखो, या फिर हम नेक्स्ट वाला बताने वाले हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आता ही है, आपको पता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है अमंडा चैप्टर भी भैया क्लास 10 इंग्लिश के लिए VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमंडा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको इसको तैयार भी कर लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं तैयार करना है। देखो मैं आपको जितना, बस 3 ही सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। देखो 3 में 3 आप तैयार कर लो भाई, क्योंकि 3 सेंट्रल आइडिया आपको सेंट्रल आइडिया से बिल्कुल मुक्त करा देगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, अगर आपने ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिया, आपका इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया क्लियर है। एक पोयम तैयार कर लो, आपका पोयम क्लियर है, तो फिर बचा क्या इंग्लिश में, कुछ नहीं, और भी चीजें हैं वो मैं पढ़ा दूंगा। तो सेंट्रल आइडिया देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ये चाइल्ड, ये जो है ना वो एक बच्चे के इर्द गिर्द, यानी कि आसपास की बात है, आसपास घूमना, ठीक है। तो ये हमारा देखो सबसे पहले कि इज दो है यहां तक, हाउ ये चाइल्ड इज कंटिन्यूअसली नेग्ड बाय मदर, जो एक बच्चा है ना वो अपनी माता के द्वारा लगातार, कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार, नेग्ड का मतलब सताया जाता है, उसकी माता जो है उनको बात पर क्वेश्चंस करती हैं, ताकि इनकी जो माइंड है वो सबसे तीव्र रहे और ये सबसे अच्छी बच्ची बने। लेकिन वो बच्ची को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सोचती हैं कि इतने क्वेश्चंस क्यों कर रही हो, ठीक है। तो अच्छी बात है, बट चलो ठीक है। नेग्ड बाय हर मदर,
ठीक है। एंड द पोएट्रस सेड्स लाइट्स, और पोएट्रस जो है कवित्री वो प्रकाश डालना चाहती है ऑन हाउ ये चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शंस बाय मदर। तो जो है ना, जो एक बच्चा जो है ना वो अपने मदर के द्वारा छोटे छोटे एक्शंस पर क्या है क्वेश्चंस करती हैं, उनसे क्वेश्चंस करती हैं और उन पर ध्यान रखती हैं, हमेशा ध्यान रखती हैं। ठीक है, इससे जो है बच्चा जो है चाइल्ड जो है वो परेशान हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, हर एक छोटी छोटी बात पर क्वेश्चंस करो, हर एक चीज पर ध्यान रखो, छोटे छोटे एक्शंस पर ध्यान रखो, तो वो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। ठीक है, लेकिन मदर क्या है, माता क्या है, वो अपने बच्ची को अच्छा बनाना चाहती हैं और छोटी छोटी क्वेश्चंस करती हैं ताकि वो पढ़ने में भी अच्छी रहे, इसका बिहेवियर भी अच्छा रहे, लोगों से कुछ अलग रहे। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें करती हैं। एंड देयरफॉर, अतः जो अमंडा है ड्रीम्स, अमंडा जो है वो ड्रीम्स यानी कि सपनों में खो जाती है, टू गेट ऑलवेज फ्रॉम हर ट्रेवल्स, और वो सोचती है काश में इस क्वेश्चन से बच पाती, इस क्वेश्चन से मैं दूर रहती, लाइक एज अगर एक जैसे अनाथ का बच्चा रहता है वैसे रहती। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इतना लिखना ही है, इससे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, बहुत है, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूं वो पूरा एक बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि अगर एक बार जो है एग्जामिनर पढ़ लेगा ना तो कहेगा यार क्या क्या एक तरीका है लिखने का, क्योंकि छोटे से चीजों में आपको पूरा चैप्टर का मीन समझा दिया, पूरा सेंट्रल आइडिया समझा दिया और बहुत ही अच्छे से। तो आपको कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं पता चला कि नहीं चला? मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आप डेस्ट ऑफ स्नो तैयार कर लो। ठीक है, राइटर का नाम तैयार रखना, वैसे भी राइटर का नाम आपको तैयार ही हो गया होगा क्योंकि दोनों के सेम ही है। डेस्ट ऑफ स्नो आपने तैयार कर लिया, चलो मस्त है। सेकंड आपको तैयार करना है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। थर्ड आपको तैयार करना है अमंडा, सभी के राइटर पता ही है। ठीक है, तो ये हमारे 3 ऐसा सेंट्रल आइडिया हैं जो आपका 110% फिक्स कराएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। आप टेंशन मत लेना सेंट्रल आइडिया का, ये तैयार कर लो, फिर आपका सेंट्रल आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया आप फटाक से तैयार कर लो। जितने भी स्टूडेंट अभी तक तैयार नहीं किए हैं, ये सेंट्रल आइडिया आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो, अभी भी आपके पास बहुत समय है पढ़ने का। तो आप लोग ये सेंट्रल आइडिया पढ़ लोगे ना, प्रॉमिस करो आज आप लोग ये तैयार कर लोगे तीनों सेंट्रल आइडिया, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, जितना पढ़ लो उतनी कम है, जितना पढ़ लो उतना ही कम है। तो आज का ये वीडियो हमारा सेंट्रल आइडिया पर था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो मैंने आज का ये वीडियो सेंट्रल आइडिया पर ही बना दिया ताकि आप लोग इसमें पूरे सेंट्रल आइडिया को समझ सको। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।